नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आज की क्लास में स्टेट्स और इकोनोमेट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन रहेगा टाइप टू एरर। टाइप टू एरर क्या होता है, मीन कब मोड से ज़्यादा होगा, होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या कहलाएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। तो टाइप टू एरर हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि टाइप टू एरर होता है नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज नॉट ट्रू। नॉट रिजेक्टिंग मतलब एक्सेप्टिंग एच नॉट, नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू और फॉल्स। तो पहले का ये दूसरा हो जाएगा। मीन इज ग्रेटर देन मोड, ये तब होता है जब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग राइट टेल भी कहते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो और राइट टेल बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। इसमें मीन होता है ग्रेटर, क्योंकि मीन यहाँ आ जाता है और मोड, सबसे ज़्यादा डेटा जहाँ होता है उसको मोड कहते हैं। तो मीन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन मोड हो जाता है। वही अगर बात करें निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट टेल, ये इस तरह कुछ डेटा हो जाता है। तो इस केस में जो मीन हो जाता है ये मीन हो जाएगा और मोड यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में मोड ज़्यादा हो जाता है और मोड ज़्यादा हो जाता है और मीन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आते हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस पॉपुलेशन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से निकलता है, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का पॉपुलेशन जो होता है होमोजीनियस होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट पहला होगा, तो हम लोग इसके अनुसार मैच कर देते हैं। तो ए का दूसरा पहले ही से आंसर हमारा आ गया, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ये हो गया। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक्साई इज द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक्साई क्या है, इनकम, इंडिविजुअल का इनकम दिया हुआ है। वाई आई इज द इवेंट दैट द इंडिविजुअल ऑन्स ए हाउस। और वाई आई एक इवेंट है जिसमें कि इंडिविजुअल, कोई वही इंडिविजुअल ऑन करेगा हाउस को। ठीक है, तो वाई आई ये, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है और पी आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इजक्वल टू 1 व्हेन एक्स आई इज गिवन। मतलब 1 का मतलब है कि ये ऑन करेगा हाउस जब उसका इनकम दिया हुआ हो। उसका प्रोबेबिलिटी किस चीज़ से दिखाया गया है, पी आई से दिखाया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इजक्वल टू 1, मतलब वो ऑन कर ले हाउस जब एक्स आई दिया रहे, तो इसका प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर 1 माइनस पी आई की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई अगर जीरो मान ले, जीरो इस चीज़ को मान ले कि वो ऑन ना करे, तो वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स आई इज गिवन। तो ये हो सकता है। फिर दिया हुआ है एक जेड आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। एक दूसरा फंक्शन दिया है बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई का। ठीक है, अब हमको निकालना है लॉजिट मॉडल। लॉजिट मॉडल के लिए सही क्या है, तो देखिए लॉजिट मॉडल के लिए हम लोग 2-3 चीज़ एक स्टेप वाइज स्टेप में करते हैं। पहला काम, हम लोग ऑड्स निकाल लेते हैं। ऑड्स क्या होता है, तो ऑड्स होता है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनिंग हाउस, मतलब वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई नॉट ऑनिंग हाउस, यानी कि ऑड्स पी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी आई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसका लॉग ऑड्स निकाल देते हैं। लॉग ऑड्स क्या हो जाएगा, लॉग इसका कर दो पी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक फंक्शन निकालने के लिए वो एक्चुअल में क्या करते हैं, हम लोग लीनियर करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो लॉग पी आई 1 माइनस पी आई आया है, मतलब कि लॉग ऑड्स को अब हम लोग इक्वेट करने की कोशिश करते हैं जेड आई से। ठीक है,
इसको इक्वेट कर दीजिएगा तो आपका जो वैल्यू पी आई का होगा वही हमारा प्रोबेबिलिटी निकलेगा कि कितने लोग ऑन करेंगे। अगर गिवन इनकम हमारे पास दिया रहे तो कितने लोग ऑन करेंगे हाउस और कितने लोग ऑन नहीं करेंगे हाउस। तो इसी फंक्शन से हमारा वो आता है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लॉग हमारे पास लॉग पी आई 1 माइनस पी आई इज इक्वल टू जेड आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। ठीक है, अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम गिवन ऑप्शन से। तो एक और पेज लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है कि log पी आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी आई इज इक्वल टू इधर जेड आई मान लो या बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई मान लो। ठीक है, तो अब देखो log का एक रूल होता है कि अगर log e के बेस पे a इज इक्वल टू बी है तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो तो a इधर आ जाता है और e के बेस पे b चला जाएगा, e के बेस पे क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसी तरह से ये हम लोग काम करेंगे। यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो log के बेस पे e है, तो जब पी आई 1 माइनस पी आई ये एक साइड करेंगे, e के बेस को इक्वल टू के उधर साइड ले जाएंगे तो e के बेस पे जेड आई आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं e के बेस पे बीटा नॉट प्लस b1 एक्स आई, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमको पी आई का वैल्यू निकालना है, तो पी आई इज इक्वल टू, अब इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ई जेड आई माइनस पी आई ई जेड आई। ठीक है, अब हम इसको नहीं लेते हैं, ओनली इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो पी आई, अब पी आई को एक साइड लेते आते हैं, तो हम एक साइड जब लाएंगे तो पी आई प्लस पी आई ई जेड आई इज इक्वल टू ई जेड आई हो जाएगा। अब पी आई को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ई का पावर जेड आई इज इक्वल टू ई का पावर जेड आई हो जाएगा। अब हम लोग पी आई को निकालते हैं तो क्या करेंगे, ई का पावर जेड आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर जेड आई। ठीक है, अब देखिए ई का पावर जेड आई, अब इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे दोनों अगर डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई जेड आई, तो जब डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर जेड आई प्लस यहाँ डिवाइडेड करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई ये यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई का पावर माइनस जेड आई प्लस 1, और यही हो गया हमारा पी का वैल्यू। ठीक है, यही ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही है। तो पी आई इजक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर माइनस, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो यही है लॉजिट मॉडल। इसी तरह से हम लोग एक्चुअली लॉजिट मॉडल में हम लोग लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं, लॉजिस्टिक फंक्शन ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का जवाब। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हमको एक नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना है अबाउट द पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन हमको दे दिया है म्यू इजक्वल टू म्यू नॉट के बराबर, अगेंस्ट एच, और एच अल्टरनेटिव क्या दिया है, म्यू इजक्वल टू म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। यानी कि हमको इससे ये पता चल रहा है कि ये जो टेस्टिंग है ये राइट टेल टेस्ट है। ठीक है, राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो फिगर बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग दिखाते हैं वो कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाता है। तो हमको अब द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज जेड सी। तो मान लीजिए हमारा कोई कंप्यूटेड वैल्यू आता है जेड का, ये मान लेते हैं जेड सी आ गया। ठीक है, तो जेड सी जो आता है, अब जो जेड सी का वैल्यू होता है उससे रिलेटेड अगर हम लोग जेड टेबल जाके देखेंगे तो ये वैल्यू आया।
ये टेबल जब आप चेक करिएगा तो इससे रिलेटेड एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू एक्चुअल में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, CDF ऑफ द स्टैंडर्ड। ये एक्चुअल में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप दो चीज़ कर सकते हो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप PDF निकाल सकते हो या CDF निकाल सकते हो। तो जब कभी हम लोग प्रोबेबिलिटी वैल्यू P वैल्यू की बात करते हैं तो उसके लिए CDF निकालते हैं। तो इस गिवन राइट टेल टेस्ट का जब ZC दिया हुआ है और उसके CDF के अनुसार, और CDF इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के CDF को दिखाने का तरीका होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं। तो CDF अगर दिया हुआ है और हमको राइट टेल टेस्ट का रिजल्ट, उसके P वैल्यू बताना है टेस्ट का, तो उसके लिए जो हम लोग तरीका अपनाते हैं, इससे पहले का वैल्यू हो गया ये, ठीक है, ये ZC, और इसके बाद का ZC के बाद के वैल्यू को 1 माइनस ये CDF ऑफ ZC। तो ये अगर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तब हमारा P वैल्यू ऑफ द टेस्ट आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर इसी के अपोजिट, अगर मान लीजिए ये राइट टेल टेस्ट ना होके ये लेफ्ट टेल टेस्ट होता, तब उस केस में H1 क्या हो जाता, H0 सेम म्यू इजक्वल टू म्यू नॉट रहता है, और H अल्टरनेटिव हो जाता है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो ये हो जाता है लेफ्ट टेल टेस्ट। इस केस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो इस तरह का बन जाता है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो मान लीजिए कि अब हमारा कोई ZC आया, तो लेफ्ट टेल टेस्ट में ZC का वैल्यू यहाँ आएगा। तो इस केस में जो इससे पहले का वैल्यू है ये दिखाया जाएगा ZC से, और इसके बाद का वैल्यू किस चीज़ से दिखाया जाएगा, ये एक्चुअल में रिजेक्शन रीजन है, तो रिजेक्शन रीजन दिखाया जाएगा 1 माइनस ZC से, और एक्सेप्टेंस रीजन इससे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन इस चीज़ से दिखाया जा रहा है और रिजेक्शन रीजन इस चीज़ से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है दोनों के राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट में डिफरेंस। तो हमको P वैल्यू बताना है, P वैल्यू किस चीज़ का, कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो उसके P वैल्यू निकालने का तरीका 1 माइनस CDF ऑफ ZC। आज का चौथा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सबका निकालना है। ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। अगर हम टॉस ऑफ 2 कॉइन करते हैं तो मान लीजिए अगर पहला कॉइन का टॉस करते हैं तो आपके पास हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी है, दूसरे कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें भी हेड और टेल आता है। अगर दोनों कॉइन को साथ में टॉस करते हैं तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो सकता है वो HH, HT, TH और TT हो गया। तो इस केस में हमको पूछ क्या रहा है, गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड ओनली 1, तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 यानी कि 0.25। तो ये पहले का जवाब हो गया। दूसरा क्या है, गेटिंग ए क्वीन फ्रॉम ए सिंगल ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए वेल्स। अब क्वीन पाना है तो 52 टोटल कार्ड होता है और क्वीन कितना होता है 4। अब इसको निकाल लेते हैं, 1 बाई, इसका लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा 0 लगभग 8 के करीब आ जाएगा। ये दूसरे का हो गया। फिर तीसरे का क्या है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 7। अब हमारे पास 3 वाइट है एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमको निकालना है क्या, ए वाइट बॉल निकालना है। तो ए वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 है पूरे, तो 3 में से कोई भी हो सकता है। 3 डिवाइडेड बाई कितना है 10, यानी कि 0.3 हो जाएगा। फिर चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर फ्रॉम ए सिंगल रोल ऑफ फेयर डाई। इवन नंबर तो टोटल नंबर कितना होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 हो गया टोटल, और इवन कितना है 2 4 6 3 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो जाएगा 3/6, 1/2। तो हमको किस चीज़ में इसको सजाना है, करेक्ट आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे कम किस चीज़ का है, तो दूसरा का, यानी कि बी का। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इसका वैल्यू 0.5 आएगा, इसका वैल्यू 0.25 है, ठीक है। तो उसके बाद सी और ए में, सी या ए,
ए का वैल्यू कितना है 0.25 और सी का वैल्यू कितना है 0.3, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है ए, बी, ए, सी और उसके बाद डी, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। GLAC मेथड, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन, कैन बी यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये दो केसेस में यूज होता है, जब आपके रिग्रेशन में या तो हेट्रोसेडास्टिसिटी हो या ऑटो कोरिलेशन हो, इस दोनों केस में GLAC मेथड का यूज होता है। तो ए और ऑटो कोरिलेशन और हेट्रोसेडास्टिसिटी, ए एंड सी। मल्टीकुलरिटी केस में यूज नहीं होता, ओवरफिटेड में ये नहीं यूज होता, इनकरेक्ट में भी नहीं होता ये। ठीक है, और ऑटो कोरिलेशन के केस में, ऑटो कोरिलेशन केस में एक और चीज़ होता है WLS, वेटेड लिस्ट स्क्वायर मेथड भी यूज होता है। फिर आज का छठा क्वेश्चन, डर्बिन वाटसन टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन डिस्टर्बेंस के लिए यूज किया जाता है, ग्रेंजर कॉजलिटी के लिए, फ्रेरर ग्लोबर मल्टीकुलरिटी के लिए। इसके साथ साथ एक हम लोग क्लेन रूल ऑफ थंब भी यूज करते हैं, और VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसका भी यूज किया जाता है। लेजर टेस्ट हम लोग हेट्रोसेडास्टिसिटी के लिए। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, सी का ये हो जाएगा। आज का सातवां क्वेश्चन कहता है द यूनिट रूट टेस्ट फॉर टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस दैट द टाइम सीरीज अंडर कंसिडरेशन इज नॉन स्टेशनरी। मोस्ट ऑफ द जितने भी यूनिट रूट टेस्ट हैं वो अपने नल हाइपोथेसिस को नॉन स्टेशनरी मानता है, जैसे कि ADF टेस्ट है, फिलिप्स फेरोन टेस्ट है, ये दोनों ही यूनिट टेस्ट में नॉन स्टेशनरी मानते हैं। सिवाय एक KPSS टेस्ट है, इसमें क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको क्या माना जाता है, स्टेशनरी माना जाता है, इसमें स्टेशनरी माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, 6 बार एक फेयर डाइस को हमको रोल करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है विथ अ डिफरेंट नंबर। मतलब अगर हम 6 बार, मतलब एक बार आप डाइस को रोल करो, उससे जो नंबर आएगा, फिर आप दोबारा उसको डाइस को रोल करो, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो दूसरा नंबर होना चाहिए, फिर आप एक बार डाइस रोल करो, फिर एक बार जो नंबर आएगा इस पर कुछ और नंबर होना चाहिए, फिर एक बार आप रोल करो डाइस को तो इस पर भी जो नंबर आना चाहिए वो भी दूसरा कुछ होना चाहिए, फिर एक बार रोल करो तो उसमें भी नंबर दूसरा कुछ होना चाहिए, और छठे बार में भी जो ये डाइस पे दिखने वाला नंबर है ये दूसरा होना चाहिए। तो इस केस में हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहली बात, अगर आप किसी रोल को 6 बार ऐसे रोल करोगे किसी भी डाइस को, तो उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा 6 का पावर 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबका प्रोबेबिलिटी नीचे 6 का पावर 6 दे दिया हुआ है। अब हमको चूँकि निकालना है कि ईच फेस में डिफरेंट हमको लाना है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, इस फेस पे डिफरेंट होने के लिए 6 में से कोई भी आ जाए, अगर 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो ये डिफरेंट ही रहेगा। तो इसके पास 6 ऑप्शन है। दूसरे में भी डिफरेंट आए तो इसमें मान लीजिए इस बक्सा में कोई भी एक नंबर आ गया तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब उसके पास ऑप्शन कितना बचा, मात्र 5 बच गया, तो 5 ही बार आना चाहिए। अब मान लीजिए तीसरे बॉक्स में 1 और 2 नंबर आ गया, तो तीसरे में तो रिपीट करना नहीं है, तो अब उसके पास ऑप्शन कितना बचा, 4, यानी कि इसमें 4 ही ऑप्शन बचा। फिर इसके बाद चौथे में भी 3 फुल हो गया, तब 3 ही बचे, तो इसके पास 3 ऑप्शन बचा। इसी तरह इसके पास 2 और इसके पास 1। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हमारा ये हो जाएगा टोटल एक्सपेक्टेड सैंपल स्पेस। तो इस चीज़ को डिनोट करने का तरीका होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का पावर 6। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि तीसरा करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमल्टेनियस मॉडलिंग से। इसमें कह रहा है हमको ऑर्डर कंडीशन लगाना है और बताना है कि कौन सा अनआइडेंटिफाइड है या जस्ट आइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड। तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है
के माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जी माइनस वन से रहा तो क्या हो सकता है, दो, तब ये आइडेंटिफाइड होगा। अगर के माइनस वन इज लेस देन हो गया जी माइनस वन के, तो ये हो जाएगा अंडर आइडेंटिफाइड। अब इसमें भी दो चीज है, इसमें भी दो चीज है। अगर के माइनस वन इज इक्वल टू हो गया जी माइनस वन तो एग्जैक्टली या जस्ट आइडेंटिफाइड हो जाएगा, और अगर के माइनस वन इज ग्रेटर देन जी माइनस वन हुआ तो ओवर आइडेंटिफाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि के और एम क्या है और जी क्या है। के है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो चाहे इसमें इंडोजेनस वेरिएबल या एक्सोजेनस वेरिएबल, तो के है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो चाहे इंडोजेनस हो या एक्सोजेनस हो। और एम क्या है, एम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्लूडेड इन द इक्वेशन। और जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल। ठीक है, अब इसके आधार पर निकालते हैं, या इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पहला इक्वेशन देखिए, पहले इक्वेशन में टोटल मॉडल में कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं टोटल। एरर टर्म को और इंटरसेप्ट को नहीं लिया जाता है, तो 6 हमारे पास टोटल, यानी कि के का वैल्यू आ गया 6। इसमें इस इक्वेशन में एम का वैल्यू कितना है, यानी कि टोटल नंबर इंक्लूडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि एम का वैल्यू है 5। फिर जी का वैल्यू क्या कहता है, जी का वैल्यू कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल, तो टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल या टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है। अब निकाल लो, पहले इक्वेशन के लिए 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1। क्या 1 3 माइनस 1 2 से ज़्यादा है या कम, यानी कि कम आ रहा है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि हमको पहले इक्वेशन के लिए बताना है। अच्छा, दूसरे इक्वेशन के लिए क्या हो सकता है, दूसरे इक्वेशन में देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 6, इसमें कितना इंक्लूडेड है, 1 2 3 4, 6 माइनस 4 2। अब जी माइनस 1 कितना आया है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि इक्वल टू है, यानी कि दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तीसरे के लिए देखिए, तीसरे के लिए टोटल वेरिएबल 6, इसमें कितने यूज किए, 1 2 3 4 यूज किए हैं, यानी कि 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, यानी कि ये भी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं एसएमए में ऑर्डर कंडीशन के आधार पर। 10वां क्वेश्चन ये हमने पहले ही सॉल्व करा दिया है, पिछले हमने क्लास में सॉल्व कराई है, उसको जाके आप लोग देख लेना। कौन से इंडियन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्गिट्यूडनल डेटा ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी होता है। इसमें हमने पूरा ये सब बता दिया, आप लोग उस क्लास को जाके देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यूनिट रूट टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, स्टेशनरिटी के लिए। कंटिजेंसी टेबल काई स्क्वायर टेस्ट में यूज किया जाता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्टूडेंट टी टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन डर्बिन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ए का तीसरा, ये कट करो, ए का तीसरा, बी का चौथा, ये कट करो, सी का दूसरा इज द करेक्ट आंसर। फिर ये देखो, ये भी हमने क्वेश्चन करा लिया है, इसका भी हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप एक बार जाके देख लेना। मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड सिस्टमेटिक सिलेक्शन ऑफ द रेस्ट। तो बी का तीसरा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, इसको कट करो, बी का तीसरा। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो सी का पहला ये है, ये कट करो,
पहला इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमने पिछले क्लास में ही, इसका भी लिंक हम क्लास के बाद दे देंगे, आप इसको भी देख लेना। इन टू वेरिएबल रिग्रेशन है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड एक्स है, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। तो 0.8 अगर r का वैल्यू 0.8 है तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर, यानी कि 0.064, यानी कि परसेंटेज में करोगे तो 64%, यानी कि 64 वेरिएशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन